नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए साइंस का पार्ट, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर। और इसमें अपना टॉपिक जारी है बल और गति, उसके नियम। लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना था। आज देखिए चाल एवं वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल किसी भी वस्तु की गति के परिमाण का बोध कराती है। परिमाण का मतलब माप तोल। उदाहरण के लिए यदि दो स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं तो भी उनकी चाल क्या होगी? समान होगी, परंतु वेग क्या है? भिन्न भिन्न होगा। चाल उनकी समान है, 40 किलोमीटर प्रति हावर, चाहे उत्तर दिशा में जाएं या दक्षिण दिशा में जाएं। इस स्पीड से जा रहे हैं तो चाल क्या होगी? समान होगी, परंतु वेग उनका भिन्न भिन्न होगा। चाल एक है अदिश राशि, यानी जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो, जबकि वेग है आपका सदिश राशि। ये इस दिशा में जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है, इसका पता चलता है आपके वेग से। जबकि चाल क्या है? अदिश राशि। देखिए, एक समान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। यदि कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे कहते हैं वस्तु की एक समान गति। उदाहरण के लिए, हम एक कार में यात्रा कर रहे हैं तथा हमारे हाथ पर एक घड़ी बंधी है और जिसमें हम समय को सेकंड तक की शुद्धता तक माप सकते हैं। इस प्रकार की घड़ी है जिसमें जैसे 100 सेकंड तक का माप हो या ज़्यादा के लिए। सड़क पर लगे किलोमीटर पत्थरों में से किसी एक को मूल बिंदु मानकर हम प्रत्येक आने वाले किलोमीटर पत्थर के क्षण को अपनी घड़ी में मापते हैं। ये लगे ही रहते हैं किलोमीटर पत्थर साइड में, और हमारे जो प्रश्न निकलते हैं वो इस प्रकार से होंगे: किलोमीटर पत्थर की संख्या दूरी में और समय आपका सेकंड में। मूल किलोमीटर पत्थर, जैसे 1 किलोमीटर पर पत्थर लगा हुआ है तो आप 100 सेकंड उसमें समय लगा है। 2 किलोमीटर पर पत्थर है, वहां तक पहुंचने में आपको 200 सेकंड लगे। 3 किलोमीटर का जो पत्थर गया वहां तक पहुंचने में 300 सेकंड। इसी प्रकार से सारे के सारे। अब इनमें अंतर देखा जाए तो 100 सेकंड का है प्रत्येक में जो अंतर है वो कितना है? 100 सेकंड का। यानी कहने का मतलब यही है कि जिस वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जा रही है उसका वेग क्या है? समान है। चाल क्या है? समान। यानी समान चाल से वो गति कर रही है। अगर 40 किलोमीटर प्रति हावर से गति कर रही है तो वो अंत तक है क्या है? उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति हावर ही है। तो इसको कहते हैं एक समान गति। और ये एक छोटा सा इसका उदाहरण है, इससे आप समझ सकते हैं। आगे देखिए अब। और ये जो दूरी तय की गई है इसको हम समय और दूरी के बीच में ग्राफ भी खींच सकते हैं, और वो ग्राफ आपको कैसा प्राप्त होगा? एकदम सीधा, क्योंकि सरल रेखीय गति है, एक सीधी रेखा में। इसमें किसी प्रकार का चाल में परिवर्तन नहीं है, इसलिए जो ग्राफ में स्थिति होगी वो क्या होगी? सीधी रेखा, एक समान गति को प्रदर्शित करती हुई। अब देखते हैं असमान गति या त्वरण। देखिए बीच बीच में बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, उनको मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप भी साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं, इनको पढ़ते भी हैं, तो जो मुख्य पॉइंट हैं उनको मैं बताने का प्रयास करता हूं। एक समान गति को अपन ने देख लिया। अब देखते हैं असमान गति और त्वरण को। हम जानते हैं किसी भी गतिशील, चाहे कार हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, उनका वेग यात्रा के समय समान नहीं रहता है। प्राय वाहन असमान वेग से चलते हैं। रेलगाड़ी से यात्रा करने पर हम सभी को अनुभव होता है, दो रेलवे स्टेशनों के मध्य रेलगाड़ी का वेग समान नहीं रहता है। एक ये स्टेशन है और एक ये स्टेशन। यहां से जब वो गति करेगी तब उसका वेग कुछ और ही रहेगा, थोड़ी बीच में मध्य में आएगी
तो उसकी स्पीड एकाएक बढ़ जाएगी, और ज्यों ही स्टेशन के पास आएगी दूसरे स्टेशन के, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी उसका वेग क्या है, समान नहीं रहता। रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होने पर रेलगाड़ी का वेग शून्य से धीरे धीरे बढ़ता है, और दूसरे स्टेशन पहुंचने पर इसका वेग घटते हुए वापस शून्य हो जाता है। आगे देखिए, इसमें प्रति 1 सेकंड में वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ध्यान में रखें परिभाषा, प्रति 1 सेकंड में जो वेग का परिवर्तन नजर आता है आपको, उसी को कहते हैं त्वरण, और इसका प्रतीक है ए। इसको व्यक्त करते हैं ए प्रतीक के रूप में। अतः किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो ये परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर आपका त्वरण कहलाती है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो इससे वेग को नोट किया अपन ने, त्वरण को a के रूप में, और ये ऊपर तीर का निशान इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि, जिसमें दिशा का ज्ञान भी हो रहा हो। वेग में परिवर्तन आपका लास्ट में कितना हुआ, t समय पश्चात वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। एक गाड़ी है ये, और प्रारंभिक वेग इसका u, और इसके बाद में जब वो अगले स्टेशन पर पहुंची तो इसका वेग हो गया v। इतनी दूरी इसने तय कर ली, तो इस दूरी में से जो कुल दूरी इसने तय की है, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो वो आपका कहलाएगा वेग में परिवर्तन, यानी इनका अंतर कितना है। तो कैसे घटाएंगे, v अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग, इसको घटाएंगे इसमें से, वो आपका कहलाएगा वेग में परिवर्तन। परिवर्तन में लगा समय कितना है, t, समय को t से नोट किया देखिए। तो ये इसका फॉर्मूला है त्वरण का, a इजिकल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक समान त्वरण की गति में किसी क्षण त्वरण व उस त्वरण का मान भी क्या होता है, समान होता है। वेग में वृद्धि की अवस्था त्वरण धनात्मक तथा वेग में कमी की अवस्था में त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सरल रेखीय गति में त्वरण की दिशा या तो वेग की दिशा में होगी या उसके विपरीत दिशा में होगी, और ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदन, यानी धीमापन। आगे देखिए, उपरोक्त समीकरण 9.3 से स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य होता है। b बराबर u हो तो a बराबर 0। क्यों, क्योंकि जो अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग वो दोनों क्या हैं, बराबर। तो a बराबर क्या होगा, 0, यानी आप इसका त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य। कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उस वस्तु का त्वरण कितना होगा, शून्य, और कारण है ये। मात्रक देखिए इसका कैसे निकालते हैं। त्वरण का मात्रक वेग के मात्रक में समय के मात्रक का भाग देकर प्राप्त करते हैं। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड। समय का क्या है, सेकंड। तो ये मात्रक आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसको ध्यान में रखें। अब आगे देखिए, आगे दे रखा है आपका बल यानी फोर्स। पिछले अनुच्छेद में हमने वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि वस्तुओं की विराम अवस्था से गतिशील करने तथा गतिशील से विराम अवस्था में लाने के लिए कुछ प्रयास करने होते हैं। जैसे कमरे में रखी मेज को विराम से गति लाने के लिए हमें उसे क्या लगाना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है, या चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाना। इस प्रकार से वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन लाने या परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाली भौतिक राशि ही आपकी क्या कहलाती है, बल कहलाती है। किसी भी वस्तु को गति प्रदान करने के लिए या उसको रोकने के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज
या प्रतिक्रिया, वही आपका बल है। यह आवश्यक नहीं कि बल लगाने पर वस्तु की गति की अवस्था में बदलाव हो। जैसे दीवार पर हाथ से बल लगाने पर दीवार विराम अवस्था में ही रहती है, लेकिन फिर भी क्या है, बल तो लगाया जा रहा है। बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गत्यावस्था अथवा विरामावस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, उसी को बल कहते हैं। और बल एक क्या है, सदिश राशि है। यह भी इससे आपको पता चलता है कि किस दिशा में आपके द्वारा बल लगाया जा रहा है, या किसी अन्य के द्वारा किसी वस्तु पर किस दिशा में बल लगाया जा रहा है, इसके बारे में इससे जानकारी मिलती है। कैसे? जैसे एक मेज है और एक व्यक्ति इसको इस तरफ से बल लगा रहा है। ये मेज यहां तक पहुंचती है, ये मान लीजिए उत्तर दिशा है, तो यहां से किसकी किस दिशा में, उत्तर दिशा में, तो इसकी इससे भी जानकारी मिलती है। किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको निम्नलिखित 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। बल का क्रिया बिंदु अर्थात वह बिंदु जिस पर बल कार्य कर रहा है, और बल का परिमाण कितना है, यानी कितना बल लगाया गया है। बल का क्रिया बिंदु कौन सा है, जिस पर बल कार्य कर रहा है, बल के कार्य करने की दिशा कौन सी है। तो ये 3 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। अतः बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब देखिए न्यूटन की गति के नियम, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। वस्तुओं की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने स्थापित किए थे, और इन नियमों से हमें बल की यथार्थ परिभाषा मिलती है। इससे आरोपित बल एवं वस्तु की गति की अवस्था के बीच मात्रात्मक संबंध प्राप्त होता है। इस संबंध में वैज्ञानिक गैलीलियो ने 17वीं शताब्दी में कुछ प्रयोग किए थे, जिससे बाद में न्यूटन के नियमों की आधारशिला बनी। गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि यदि कोई वस्तु सरल रेखीय गति में है तो वह उस सरल रेखा में तथा उसी वेग से निरंतर गति में बनी रहेगी। ऐसा कहा गैलीलियो ने, बशर्ते उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। एक वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो वो निरंतरता के साथ में उसी प्रकार से गति करती रहेगी। ये कहा था गैलीलियो ने, जब तक उस पर कोई किसी प्रकार का बाह्य बल ना लगाया जाए। यह अंतिम शर्त अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी गेंद को फर्श पर लुढ़काते हैं तो वह कुछ दूर जाकर रुक जाती है। पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंके गए पिंड का वेग जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता जाता है वैसे वैसे कम होता जाता है। किसी वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कुछ दूरी तय करने के बाद वापस वो पृथ्वी की तरफ लौट आती है। इसी प्रकार से किसी गेंद को आप लुढ़काते हैं तो वो कुछ दूरी पर जाकर के अपने आप ही रुक जाती है। लेकिन गैलीलियो ने क्या कहा कि कोई वस्तु गतिमान है, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वो गतिमान रहेगी, तथा अंत में शून्य हो जाता है तो पिंड पुनः पृथ्वी पर ही गिर पड़ता है। इन उदाहरणों में गति करने वाले पिंड पर कुछ बाहरी बल हैं, वो कार्य करते हैं, जिनके फलस्वरूप इनकी गतियों में परिवर्तन आ जाता है। पहले उदाहरण में गेंद तथा फर्श के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल गेंद की गति में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे गति मंद होकर समाप्त हो जाती है। और दूसरे उदाहरण में पृथ्वी का गुरुत्वीय बल गति में बाधा डालता है। यदि पिंड पर से किसी प्रकार हम इन अवरोधक बलों को हटा सकें तो पिंड एक बार गति में आने के पश्चात सदैव उसी वेग से चलता रहेगा। साथ साथ में यह भी समझाया गैलीलियो ने कि जो गेंद है वो कुछ दूरी पर जाकर के क्यों रुकती है, उसका कारण बताया कि जिस फर्श पर वो गति कर रही है उसके साथ में उस फर्श के द्वारा उस गेंद पर एक बल लगता है, उसको कहा घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। उस घर्षण बल के कारण उसकी गति धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी प्रकार से किसी गेंद को ऊपर की तरफ या किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर के वो रुक जाती है और पुनः पृथ्वी की तरफ लौट जाती है। इसका कारण भी यह बताया कि जो गुरुत्वीय बल है पृथ्वी के द्वारा
सभी वस्तुओं पर लगाया जाने वाला बल, यानी एक बल है जो पृथ्वी के द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है, और वो बल है गुरुत्वीय बल, जिसके कारण वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं गैलीलियो साहब ने बताई, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड में यही टॉपिक दे रखे हैं, बल और गति के नियम। तो नेक्स्ट क्लास में आपके पढ़े जाएंगे न्यूटन की गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। उसके बाद में जो मैटर दे रखा है, और लास्ट में आपके प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।